नमस्कार डिप्लोमेट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज है एपिसोड 4, 7 दिन 7 खबर 7 मिनट का। बाकी तीनों एपिसोड की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस सीरीज में हम टॉप 7 न्यूज 7 मिनट में कवर करते हैं जो इंडिया और वर्ल्ड से रिलेटेड है। इस सेशन की न्यूज काफी इंटरेस्टिंग होने वाली, जो बिना किसी देर के शुरू करते हैं, तो बने रहिए भारतीय डिप्लोमेट के साथ। इस एपिसोड की पहली खबर आ रही है अदानी हिंडनबर्ग केस से रिलेटेड। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है कि ये अदानी ग्रुप को ग्रीन चिट दे दी गई है। जी हाँ, तो मामला यहाँ शुरू होता है कि मुकेश अंबानी बहुत टाइम से इंडिया के रिचेस्ट पर्सन हुआ करते थे। अगस्त 2022 में एक लीप मार के गौतम अडानी या अडानी ग्रुप नंबर 1 बन गया रिचेस्ट पर्सन इंडिया का, और धीरे धीरे करते करते वर्ल्ड का नंबर 3rd रिचेस्ट पर्सन बन गया। फिर आती है एक हिंडनबर्ग रिपोर्ट। जी हाँ, उसमें ये बताया जाता है कि जो अडानी ग्रुप के शेयर्स हैं वो शॉर्ट सेलिंग कर रहे हैं और स्टॉक मैनिपुलेशन कर रहे हैं। जब ये रिपोर्ट इंडिया में पब्लिश हुई तो एक बहुत बड़ा डाउनफॉल आया अडानी शेयर्स का और उनके शेयर्स काफी नीचे गिर गए। अब यहाँ इंटरेस्टिंग चीज था कि ये मामला जब गया सुप्रीम कोर्ट में, आज ऑलमोस्ट 1 साल से ज्यादा लग गया है डिसीजन को आने में कि गौतम अडानी को ग्रीन चिट दे दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम ऐसी थर्ड पार्टी रिपोर्ट्स को वैलिड नहीं मानेंगे। जो गवर्नमेंट और सेबी की डायरेक्शंस, जो उनकी इन्वेस्टिगेशंस होगी, उसी पे बिलीव किया जाएगा। जैसे ये खबर आई, अडानी ग्रुप के शेयर्स स्काई रॉकेट में पहुंच गए और उसके बाद फिर अडानी ग्रुप इंडिया का रिचेस्ट पर्सन और हम कह सकते हैं एशिया का रिचेस्ट पर्सन बन के सामने आया। रिसेंटली ये भी थ्योरी की जा रही थी क्या ये एक यूएस का एलिगेशंस होता है, क्योंकि देखिए टॉप ग्रोइंग इकोनॉमीज को यूएस कैसे ना कैसे हर्ट करना जरूर चाहता है। तो क्या एक ये यूएस का एलिगेशन था, पर सुप्रीम कोर्ट ने अभी सारे एलिगेशन से अडानी ग्रुप पे रिजेक्ट कर दिए हैं और ग्रीन चिट पकड़ा दी है अडानी को। बढ़ते अपनी अगली न्यूज की तरफ। अगली खबर आ रही है हमारे ऑयल एंड पेट्रोलियम मिनिस्टर की तरफ से। पहले मैं आपको बता दूं, जियोपॉलिटिक्स का एक बहुत ही गोल्डन रूल है, देयर इज नो परमानेंट फ्रेंड, नो परमानेंट एनिमी। कोई आपका दोस्त नहीं है, कोई आपका दुश्मन नहीं है, सिर्फ आपके इंटरेस्ट मैटर करता है। आपने कभी सोचा यूएस सऊदी अरेबिया का इतना क्लोज रिलेशन कैसे है, जबकि यूएस अपने आप को सो कॉल्ड डेमोक्रेसी प्रोटेक्टर कहता है और सऊदी अरेबिया और यूएई में तो डेमोक्रेसी है ही नहीं। तो ये सब इंटरेस्ट है यूएस पेट्रो डॉलर के साथ। जो पेट्रो डॉलर है उसको सपोर्ट करता है सऊदी अरेबिया, तो यूएस उसको डॉलर्स भेजता है। आपको ये भी पता होगा कि अगर जापान पे अटैक मतलब यूएस पे अटैक, तो क्यों यूएस अपने हजारों सोल्जर्स जापान में हमेशा स्टेशन रखता है? क्यों? क्योंकि उसे इस नॉर्थ पैसिफिक ओशन में भी अपना दबदबा बनाना है। तो रिसेंटली ये केस आया है, एक रिपोर्ट पब्लिश हुई कि क्यों रशियन ऑयल आजकल इंडिया कम परचेस कर रहा है। तो हमारे हरदीप सिंह पुरी जो कि हमारे ऑयल मिनिस्टर है, उन्होंने कैटेगोरिकली जवाब दिया कि अब जो पहले डिस्काउंट मिला करता था रशिया से, अब वो नहीं मिल रहा है। रिसेंटली हमने देखा कि जैसे ही रशिया यूक्रेन वॉर हुई, इंडिया और रशिया का ट्रेड काफी बढ़ गया और मेनली 90% हम उनसे जो ऑयल था वो परचेस कर रहे हैं। पर इंडिया अब ऑप्शन एक्सप्लोर कर रहा है, क्योंकि इंडिया भी रॉ जो जियोपॉलिटिक्स खेलता है। अगर आप हमारे साथ हैं, आप हमारे इंटरेस्ट को मैटर करते हैं, तो हम भी आपके इंटरेस्ट को मैटर करेंगे। अगली खबर आ रही है इसरो से रिलेटेड। जो इंटरेस्टिंग न्यूज की बात और इसरो का नाम आए ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इसरो मिलियंस ऑफ डॉलर्स पे करने वाला है यूनाइटेड स्टेट्स की कंपनी टेस्ला को, जो इलॉन मस्क ओन करते हैं। बट क्यों? रिसेंटली हमने देखा कि 1 जनवरी को इसरो ने खुद ब्लैक होल स्टडी करने के लिए मिसाइल लॉन्च करी, पर क्यों अब हम उसे पेमेंट कर रहे हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं, इंडिया के पास रॉकेट लॉन्चर है मेनली GSLV, जिसे हम LVM-3 भी कहते हैं, और PSLV। GSLV लार्ज हैवी मिसाइल्स के लिए होता है और PSLV लाइट वेट मिसाइल्स के लिए होता है। जी, जो हमें इस मिसाइल को लॉन्च करना है वो अराउंड 5000 kg की है और LVM-3 की कैपेसिटी भी अराउंड 4000 kg की है। तो इसके वजह से हमें यूएस को मिलियंस ऑफ डॉलर्स पे करने पड़े हैं। अब ये हाई टाइम आ चुका है कि हम ऐसी एक टेक्नोलॉजी डेवलप करें जिससे और हैवी व्हीकल्स भी हम लॉन्च कर सके। इसरो का वन ऑफ द बिगेस्ट मिशन गगनयान के बारे में अगर आपको वीडियो देखनी है, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। अगली न्यूज आ रही है इलेक्शंस को लेकर। जी हाँ, 2024 के इलेक्शंस को कहा जा रहा है बिगेस्ट ग्लोबल इलेक्शन ईयर, क्योंकि 64 से ज्यादा देशों के यहाँ इलेक्शंस होने वाले हैं। आजकल फॉरेन पॉलिसी बहुत मैटर करने लगी है। हर लीडर्स की, अपोजिशन पार्टी की हो या करंट पार्टी हो, उनकी पॉलिसीज है वो अलग अलग है। अगर मैं कुछ कंट्रीज के आपको नाम गिनाऊं, इंडिया ऑफ कोर्स 2024 में इलेक्शंस होंगे, पाकिस्तान में होंगे, यूके में होंगे, मेनली पूरे यूरोपियन यूनियन में भी है, यूएसए में होंगे, मैक्सिको में होंगे, और ऐसे बहुत सारे देशों में इलेक्शंस होने वाली है। और ऐसा भी कहा जा रहा है अगर वर्ल्ड की पॉपुलेशन 8 बिलियन के अप्रॉक्स माने तो 4 बिलियन से ज्यादा इस बार वोट करने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग ईयर होने वाला है, क्योंकि हर लीडर्स की पॉलिसीज अलग अलग हैं। अगर मैं यूएस की बात करूं, जो बाइडन चाइना के प्रति उतना हार्ड नहीं है, पर रशिया के प्रति बहुत हार्ड है, जबकि डोनाल्ड ट्रंप जो थे वो रशिया के प्रति सॉफ्ट थे और चाइना के प्रति हार्ड थे। हमारे इंडिया देश की बात करूं मैं, जो करंट बीजेपी लेड गवर्नमेंट है, उनका पाकिस्तान के खिलाफ स्टांस काफी मजबूत है, काफी तगड़ा है और इजराइल से
इनके काफी क्लोज रिलेशन है और बाकी जो अपोजिशन पार्टी है वो उनका जो स्टांस है उनसे ज्यादा सॉफ्ट रहा है। तो ये काफी चेंजेस देखने को मिले हैं। देखना होगा कि इस साल इलेक्शंस में क्या क्या होता है। सो अगली न्यूज आ रही है इंडिया के बेस्ट फ्रेंड्स से रिलेटेड। जी हाँ, अगर मैं आपसे पूछूं पूरे वर्ल्ड में इंडिया का इस टाइम का बेस्ट फ्रेंड कौन होगा, जी इसका आंसर दिया है उस शख्स ने जिससे इंस्पायर होकर मैंने ये चैनल भी बनाया है, डॉक्टर एस जयशंकर, जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर भी हैं। उनकी एक नॉवल आई है वाई भारत मैटर्स करके, उसका एक डिस्कशन चल रहा था। उसमें उन्होंने बोला कि फ्रांस जैसे राम जी का साथ लक्ष्मण जी ने दिया था, वैसे ही फ्रांस इंडिया का साथ अभी दे रहा है। कि बहुत बड़ी स्टेटमेंट है हमारे फॉरेन मिनिस्टर द्वारा। पहले भी ये ऐसी स्टेटमेंट्स के लिए काफी जाने जाते हैं। एक बार इनसे पूछा था कि आपकी नजर में सबसे बड़े डिप्लोमेट्स कौन से हैं, तो इन्होंने जवाब दिया था श्री कृष्ण जी और श्री हनुमान जी। इनका ये कहना काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि फ्रांस एक बहुत अच्छा पार्टनर है हमारे इंडिया का। अभी फिलहाल में 26 जनवरी को फ्रांस इन्वाइटेड भी है रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस के लिए। राफेल डील हम उनसे साइन कर चुके हैं, तो एक बहुत बढ़िया पार्टनर फ्रांस बनते हुए आ रहा है इंडिया का। सो अगली न्यूज के लिए मैं आपको सीधे चलता हूं इंडिया की स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप, जो कि मालदीव से कुछ ही दूरी के ऊपर सिचुएटेड है। जी हाँ, इसकी बात यहाँ क्यों आई, क्योंकि पीएम मोदी ने रिसेंटली विजिट किया है लक्षद्वीप को। जरूरी नहीं है कि पीएम मोदी ने विजिट करा तभी इंपॉर्टेंट है, पर क्यों विजिट करा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि लक्षद्वीप बहुत इंपॉर्टेंट स्पॉट है टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लिए। जैसे ही पीएम मोदी ने लक्षद्वीप विजिट करा, लक्षद्वीप टॉप लिस्ट में आ गया है। लगातार 2 दिन तक लक्षद्वीप गूगल में मोस्ट ट्रेंडिंग प्लेस के दौर पे रहा। ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये एक स्ट्रेटेजी है इंडियन गवर्नमेंट की, मालदीव्स में जो टूरिज्म इंडिया का जा रहा है उसे अट्रैक्ट वापस इंडिया में करने की। मैं आपको बता दूं, इंडिया जो मालदीव्स है सबसे ज्यादा टूरिस्ट वहां इंडिया से ही जाते हैं, और लक्षद्वीप ऐसी जगह जहां सेम आपको एक्सप्लोर करने को मिलता है, तो व्हाई नॉट लक्षद्वीप। तो ये काफी इंपॉर्टेंट अपडेट है। अगर मैं आपसे कहूं क्या एक देश 1000 करोड़ रुपए कमा सकता है सिर्फ पुरानी फाइल्स बेच के, यकीन नहीं हो रहा है ना? जी आइए मैं प्रूफ के साथ दिखाता हूं, और वो है हमारा देश भारत। मोदी गवर्नमेंट के रूल में डिजिटल इंडिया मिशन के तहत बहुत सारी पुरानी फाइल्स और जो पेपर वर्क है उन्हें बेचा गया। उससे 1163 करोड़ रुपए जनरेट हुए स्क्रैप बेच के। और मैं आपको बता दूं चंद्रयान 3 की कॉस्ट थी अराउंड 600 करोड़, लगभग 2 बार चंद्रयान 3 की कॉस्ट के बराबर यहाँ डिजिटल इंडिया की वजह से स्क्रैप बेचा गया। अब आप भी देखते होंगे गवर्नमेंट ऑफिस में डिजिटलाइज चीजें हो रही हैं, ऑनलाइन हो रहा है, बायोमेट्रिक ऑनलाइन हो रहा है, तो ये काफी एक अच्छा मूव है। डिजिटल इंडिया वाकई एक बहुत बढ़िया स्कीम है। तो ये था एपिसोड 4 7 दिन 7 खबर 7 मिनट का। आई होप ये आपको एपिसोड बहुत अच्छा लगेगा। रेगुलरिटी इस चैनल में मेंटेन करने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। यहाँ तक साथ बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल अच्छा लगा, वीडियो अच्छी लगी होगी तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप सबको जय हिंद।